बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें हमने डिस्कस करना है आपसे चैप्टर 3 सिस्टम यूनिट कंपोनेंट। ये हमारा टेस्ट 2 की रिवीजन है। तो उसमें हम शुरू करते हैं सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड में सीपीयू के हवाले से। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी वो है सीपीयू के बारे में, हम इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि मोस्टली जितनी भी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में सारी की सारी सीपीयू ने डन करनी होती है। अगर सीपीयू नहीं होगा तो कोई भी काम कंप्यूटर में हम परफॉर्म नहीं कर सकते। आमतौर पर सीपीयू कहाँ लोकेट होता है? मदरबोर्ड पर लोकेट होता है। इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनपुट डिवाइस जो है वो इसके लेफ्ट साइड पे होती है और आउटपुट डिवाइस इसके राइट साइड पे होती है, और दरमियान में जो है इसको लोकेट किया जाता है, क्योंकि सारा काम मैंने पहले आपको बताया सीपीयू ने परफॉर्म करना होता है। परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं उसके मुताबिक ये डाटे को क्या करता है? परफॉर्म करता है। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस एंड टेल अदर पार्ट, ये इंस्ट्रक्शन खुद भी एग्जीक्यूट करता है और दूसरे पार्ट्स को भी आगे बताता है कि नेक्स्ट आपने कैसे काम करना है। मोस्ट वर्क कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेशन एंड डाटा ट्रांसफर। तो ज्यादातर जो हमारी प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू जो है कैलकुलेशन और डाटा ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है मदरबोर्ड के ऊपर मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में कि मदरबोर्ड पे लोकेट होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के बेसिकली इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आजकल आप लोग एक टर्म सुन रहे हैं कोर के हवाले से कि प्रोसेसर जो है वो कोर पे काम कर रहा है। कोर से मुराद ये है कि एक ही चिप है जैसे आपको डायग्राम में दिखाई हुई है और उस पर सेपरेट जो है प्रोसेसर लगे हुए। इस वक्त जो मेरा टॉपिक है वो है मल्टी कोर प्रोसेसर, यानी एक सिंगल चिप जो मुश्तमिल होती है दो या उससे ज्यादा प्रोसेसर पर। जैसे यहाँ पर मल्टी कोर प्रोसेसर है, इस तरह क्वाड कोर भी हो सकता है, 6 कोर भी हो सकता है, ऑक्टा कोर भी हो सकता है। इसका बेनिफिट ये है कि प्रोसेसिंग की जो पावर है वो और बढ़ जाती है काम करने की। नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसका एडवांटेज मैं आपको बताता हूं कि एडवांटेज ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर का ये फायदा है कि एक तो प्रोसेस टाइम कम हो जाता है, दूसरा मैंने आपको बताया कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है प्रोसेसिंग की वो इंक्रीज हो जाती है। यानी अगर एक कोर बिजी है एग्जीक्यूट करने में कोई इंस्ट्रक्शंस को, तो दूसरी कोर जो है वो आने वाले डाटा को हैंडल कर रही होती है, यानी काम डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट है मल्टी कोर का। इसके अलावा डुअल कोर भी है, क्वाड कोर भी मैंने आपको बताया, 6 कोर, ऑक्टा कोर, इस तरह के बहुत सारे प्रोसेसर इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे मजीद। किसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है सीयू और एक होता है एएलयू। सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और नेक्स्ट एएलयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यानी सीपीयू दो मेन पार्ट पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, सीयू जो है वो बेसिकली कंट्रोल यूनिट, इसके नाम से ही जाहिर है कि कंट्रोल कर रहा होता है। इसको हम सुपरवाइजर भी कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे होते हैं सारे के सारे उनको कौन लुक आफ्टर कर रहा होता है? सीयू लुक आफ्टर कर रहा होता है। इसलिए यहां पर इसकी जो एक्ट है वो लाइक अ सुपरवाइजर है। ठीक है, और ये खुद इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं करता। जिस तरह कंपनी का सुपरवाइजर है वो अपने मातहत एम्प्लॉयज को जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने ये काम ऐसे करना है, सेम ऐसे ही प्रोसेसर के अंदर सीयू जो है वो खुद एग्जीक्यूट नहीं करते इंस्ट्रक्शंस को, बल्कि दूसरे जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, कंपोनेंट्स, उनको वो कोऑर्डिनेट करता है और उनको कंट्रोल करता है और उनको जो है वो गाइड करता है। जो है नेक्स्ट जो है हम डिस्कस कर रहे थे सीयू के मजीद पॉइंट्स कि इसमें एक चीज होती है क्लॉक पल्सेस। क्लॉक पल्सेस क्या होती है बेटा? क्लॉक पल्सेस ये होती है कि जिस तरह हमारी एक घड़ी है, वॉच है, इसमें आप लोग देखते हैं एक टिक होता है। ठीक है, एक टिक एक सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। सेम ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी सीयू जो है वो एग्जीक्यूशन करवाने के लिए क्लॉक पल्सेस यानी एक टिक जो है उसके थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्पल में बात कर रहा था प्रीवियस में। CU provide clock pulses that used to regulate and control all operation in computers. Important operations that CU perform, next slide में, fetch करता है पहले इंस्ट्रक्शंस को, उसके बाद इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शंस को,
और उसके बाद उनके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। तो ये 3 मेन काम जो है सीयू परफॉर्म कर रहा होता है। फैच का मतलब ये है मेन मेमोरी यानी रैम से इंस्ट्रक्शंस को लेना, उसके बाद उसको इंटरप्ट करना, देखना कि इंस्ट्रक्शन है क्या, कौन सा काम इंस्ट्रक्शन में परफॉर्म होगा, उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शंस को दूसरे पार्ट से एग्जीक्यूट करवाना। तो ये 3 मेन काम जो है वो सीयू परफॉर्म करता है। नेक्स्ट जो पार्ट था सीपीयू का वो एएलयू है, ठीक है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन जितनी भी होती है वो इस पार्ट में परफॉर्म होती है रिगार्ड ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, वो सारे के सारे जो है वो एएलयू में परफॉर्म होते हैं। इसके मजीद 2 हिस्से हैं, एक एयू है और एक एलयू है। एयू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को जो है वो इसी से में परफॉर्म किया जाता है। और अगर इंस्ट्रक्शंस हैं कंपेयर करने वाली, ग्रेटर वाली, इस तरह की अगर इंस्ट्रक्शन आ जाए तो इनको जो है वो एलयू जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मशीन साइकिल। ये भी सीपीयू के ही रेलेवेंट है क्योंकि सीपीयू जो है वो एक एक्शन परफॉर्म करता है। एक्शन में क्या चीज़ें होती हैं, 4 स्टेप्स होते हैं जो सीपीयू परफॉर्म करता है। तो उनमें जो है आप कह लें कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैच को, फिर उसके बाद डिकोड को, फिर एग्जीक्यूट, फिर उसके बाद स्टोर करने का पॉइंट जो है। मशीन साइकिल से क्या मुराद है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट सीपीयू कैन परफॉर्म टू एग्जीक्यूट ईच इंस्ट्रक्शंस। तो 4 हिस्सों में एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को डिवाइड किया जाता है जो सीपीयू परफॉर्म करता है। नंबर 1 फैच, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि स्टेप के अंदर इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से गेट किया जाता है, ठीक है। ये परफॉर्म किया जाता है सीयू की तरफ से क्योंकि सीयू जो है इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से गेट करता है। नंबर 2, गेट करने के बाद उसको डिकोड यूनिट में डिकोड किया जाता है। डिकोड से मुराद ये है कि इंस्ट्रक्शन को देखा जाता है कि इंस्ट्रक्शन किस किस्म की है, इस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद नंबर 3 एग्जीक्यूशन का मतलब यह है कि जब इंस्ट्रक्शन डिकोड हो जाती है उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन में लिया जाता है जहां पर इंस्ट्रक्शन जो है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कैलकुलेशन कि उस पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है या उस पर जो है कोई कंपेयर या इस तरह का कोई जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने। तो एग्जीक्यूशन का मतलब यह है कि आफ्टर डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड गेटिंग द रिक्वायर्ड डाटा सीपीयू फाइनल एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इन एएलयू। ये ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म होता है, एएलयू में परफॉर्म होता है। उसके बाद जब उसका रिजल्ट आ जाता है तो उसको हम स्टोर कर लेते हैं ताकि हम उसको दोबारा भी देख सकें। नेक्स्ट स्लाइड में इसका मशीन साइकिल की डायग्राम है जो मैंने आपको बताया 4 स्टेप होते हैं बेटा। पहले मैंने आपको बताया फैच होता है, फैच के अंदर पहला स्टेप मैंने बताया इंस्ट्रक्शंस को फैच किया जाता है मेन मेमोरी से, ये स्टेप सीयू परफॉर्म करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2 में मैंने बताया डिकोड किया जाता है, ये स्टेप भी सीयू परफॉर्म करता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है, एग्जीक्यूशन के बाद चौथा स्टेप मैंने आपको बताया कि स्टोर का होता है कि डाटा को स्टोर किया जाता है ताकि उस डाटा को हम दोबारा भी देख सकें। तो ये एक मशीन साइकिल थी। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, सेट ऑफ बिट्स दैट टेल कंप्यूटर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। सीपीयू को मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए जो है वो हम सेट ऑफ बिट्स पर मुश्तमिल जो है एक टास्क देते हैं जो सीपीयू परफॉर्म करता है और वो मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शन उससे जो है वो परफॉर्म करवाता है। इंस्ट्रक्शन लोड इनटू द मेन मेमोरी, सीपीयू फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू एग्जीक्यूट, ईच सीपीयू प्रोवाइड अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस, अ सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बाय सीपीयू इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। तो जो मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शंस हम प्रोवाइड करते हैं सीपीयू को, उनको हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। वो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पहली इंस्ट्रक्शन होती है बेटा डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, उसमें होता है मूव वगैरह। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर ये कमांड्स हैं, मूव है, एलडी का मतलब लोड है, एक्ससीएचजी का मतलब होता है एक्सचेंज करना, तो इसका मतलब है डाटा ट्रांसफर करने की इंस्ट्रक्शन जो है वो इन कमांड्स पर मुश्तमिल होती है। जो नंबर 2 सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं डाटा सेट के हवाले से, वो डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन है कि सीपीयू कैसे जो है इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करेगा। उनमें कौन कौन सी जो है ना डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस है, मैथमेटिक इंस्ट्रक्शंस है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है बेसिकली डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन कहलाती हैं। उसके बाद नंबर 3 पे जो है वो है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कि सीपीयू जो है किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस को कंट्रोल करेगा। उसमें यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, चेंज द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। तो ये इंस्ट्रक्शंस का ऑर्डर, अगर आपने एक ऑर्डर दे दिया
और अगर उसमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आ गई जो ज़्यादा इमरजेंसी के हवाले से ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो CPU फिर उस इंस्ट्रक्शन के जो एक पूरी जो उसका ऑर्डर बना है उसको चेंज कर देगा और वो फिर रिक्वायर्ड ऑर्डर के मुताबिक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टम क्लॉक। इसका थोड़ा सा रेफरेंस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया, प्रीवियस टॉपिक में दिया था कि CPU जो है यानी CU जो है वो क्लॉक के ऊपर काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल एट फास्ट स्पीड, कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर यूजिंग क्लॉक टिक्स। इसकी बात मैंने पहले आपसे बताई से की थी कि क्लॉक टिक्स क्या होता है। क्लॉक टिक बेसिकली यूं कह लें जिस तरह हमारी घड़ी का एक सेकंड है, एक सेकंड, सेम ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी जो क्लॉक टिक है वो एक सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में CPU वो जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है जो आपने प्रीवियस टॉपिक देखा वो किधर में परफॉर्म करता है, ठीक है। इसको हम क्लॉक साइकिल भी कहते हैं। एंड सेट स्पीड ऑफ CPU, कंप्यूटर क्लॉक कैन टेक फ्रॉम मिलियन टू बिलियन सेकंड्स। दी स्पीड इन विच CPU एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड या क्लॉक रेट। तो इसको मेजर करने के लिए CPU में आप लोग जब कंप्यूटर परचेज करते हैं तो आपको बताया जाता है जी कि आपका कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो इतने मेगाहर्ट्ज है, ये इतना गीगाहर्ट्ज है। तो बेसिकली ये मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज जो है ये दो जो है टर्म्स या दो जो है इसके यूनिट्स हैं जो स्पीड मेजर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल होते हैं। मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड और गीगा का मतलब होता है ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो हर्ट्ज किसको शो कर रहा है? मशीन साइकिल पर सेकंड। यानी एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए जो CPU 4 स्टेप जो प्रीवियस मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि सबसे पहले फैच होती है इंस्ट्रक्शन, उसके बाद नंबर 2 पे वो क्या होती है, डिकोड होती है, नंबर 3 पे एग्जीक्यूट होती है, नंबर 4 पे स्टोर होती है। तो ये 4 बेसिकली जो स्टेप्स हैं इनको हम कहते हैं मशीन साइकिल। तो मशीन साइकिल को परफॉर्म करने के लिए, साइकिल को परफॉर्म करने के लिए जितने टिक दरकार होते हैं उससे हम कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करते हैं। तो हर्ट्ज कहते हैं बेटा मशीन साइकिल पर सेकेंड्स। मेगाहर्ट्ज का मतलब ये है बिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड। यानी वो जो मशीन साइकिल है अगर मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो एक सेकंड में वो एक जो है मिलियन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा। और अगर आपके कंप्यूटर में गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ है तो उसकी स्पीड डबल हो जाएगी और वो बिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड के हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसमें एक दो टर्म इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर के हवाले से स्पीड मेजर या इंस्ट्रक्शंस को या स्पीड को मेजर करने के लिए। एक है MIPS और एक है FLOPS। MIPS स्टैंड फॉर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और FLOPS स्टैंड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। वर्क स्टेशन या सम सर्वर कंप्यूटर जो पावर में ज़्यादा होते हैं वो बेसिकली उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको उनकी स्पीड मेजर करने के लिए हम जो है यूनिट यूज़ करते हैं MIPS का। इसका मतलब है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मसलन कुछ वर्क स्टेशन ऐसे भी हैं जिनकी पावर इतनी है कि वो 100 मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के हिसाब से जो है वो काम परफॉर्म करते हैं। और कुछ ऐसे कंप्यूटर्स की कुछ ऐसी जनरेशन्स हैं जो बहुत फास्ट काम करती हैं, उनमें मेन फ्रेम भी है जो 200 से लेकर 1200 मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है वो डाटा को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो FLOPS फ्लोप्स जो है वो पॉइंट है वो फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड के हिसाब से है। उसमें जो कंप्यूटर जो है दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर आप सब बच्चों को पता है सुपर कंप्यूटर है जिसकी स्पीड मेजर करने के लिए फ्लोप्स यूनिट इस्तेमाल किया था। इसका मीन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। सुपर कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड इज मेजर करने के लिए फ्लोप इस्तेमाल होते हैं। जो आजकल का हमारा मॉडर्न सुपर कंप्यूटर है उसकी स्पीड जो है वो मोर देन ट्रिलियन फ्लोप्स है। तो इतनी स्पीड में ये डाटा को जो है इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है। तो टाइप ऑफ CPU आर्किटेक्चर की हम बात करें तो उसमें कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर जो है वो दो टाइप्स के बनाए गए हैं। एक जो है CISC है, दूसरा जो है वो RISC है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इन दोनों का आपको डिफरेंस बता देता हूँ। CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग और RISC रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो CISC जो है बेटा वो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ CPU है जो सपोर्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, एग्जीक्यूट करता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को मोर क्विकली
इसमें जो एग्जांपल मैंने दी है, वैसे तो बहुत सारे इंटेल के प्रोसेसर्स हैं जो CICS बेस पे काम करते हैं। उनमें जो है पहला वो 486 बनाया गया था, और पेंटियम के कुछ प्रोसेसर्स हैं जो CIC बेस पे काम करते हैं। उसके बाद RAC जो है एक टाइप है इसकी आर्किटेक्चर की CPU के, इसका मीनिंग है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, इट एग्जीक्यूट सिंपल इंस्ट्रक्शन मोर क्विकली देन CISC CPU। इट्स आर्किटेक्चर यूज लेस पावर। ये जो है RIC जो प्रोसेसर है ये CIC प्रोसेसर चिप के मुकाबले में कम पावर यूज़ करता है। उसके अलावा ये जो है कम टाइम लेता है किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए एज़ कम्पेयर टू CISC। तो ये थोड़ा सा दोनों का कंपैरिजन था जो मैं चाह रहा था सिलेबस में आपको ये ऐड किया गया। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट दिया गया है। तो पाइपलाइनिंग बेसिकली क्या चीज़ है? पाइपलाइनिंग भी बड़ा जो है इसका अहम किरदार है CPU की स्पीड इंक्रीज करने में। तो पाइपलाइनिंग बेसिकली जो है मैं आपको नेक्स्ट इसकी स्लाइड में थोड़ा सा बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि देखें बेटा, मैंने आपको बताया कि 4 जो है वैसे बेसिक मशीन साइकिल हैं, लेकिन आप 3 तो लाजमी होते हैं, चौथा स्टोर का है। तो पहली इंस्ट्रक्शन आपके पास, अगर कंप्यूटर पाइपलाइनिंग से मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक पाइपलाइनिंग है, उसमें हमारे पास जो है इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही है। पहले वो फैच होती है, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर होती है। तो पहले इंस्ट्रक्शन अगर फैच हुई है, अगर वो दूसरे स्टेप पे चली गई है, तो पाइपलाइनिंग के कंसेप्ट के अंदर ये है कि हमने एक नई इंस्ट्रक्शन जो है ना वो ऐड कर दी है। यानी पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच के बाद डिकोड में चली गई, तो उस दौरान हमने नई इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच पे लगा दी है। यानी अभी पहली इंस्ट्रक्शन डिकोड में थी तो न्यू इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हो गई है। सेम ऐसे ही पहले इंस्ट्रक्शन डिकोड से एग्जीक्यूट में जाती है, तो सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच से डिकोड में गई, तो हमने थर्ड जो है इंस्ट्रक्शन वो एडअप कर दी, ताकि एक ही टाइम के अंदर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन क्या हो सके, प्रोसेस हो सके। इस तरह CPU की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है, यानी वो एक वक्त में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या होता है? सबको पता है कि मेमोरी का मतलब वैसे है याददाश्त। तो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी से मुराद ये कि जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर की जाएं तो उनको हम दोबारा भी रिकॉल कर सकें, ताकि हम उन पर मुख्तलिफ किस्म की प्रोसेसिंग को परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पर मेमोरी से मुराद यह है कि एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन टू बी असेस्ड बाय प्रोसेसर एज वेल एज रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। यानी मेमोरी वो एरिया जिसमें हम डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करें ताकि प्रोसेसर उनको असेस करे, और असेस करने के बाद उसका जो रिजल्ट हो वो भी वापस हम मेमोरी में स्टोर कर सकें। मेमोरी जो है मुश्तमिल होती है एक या ज़्यादा चिप के ऊपर। मदरबोर्ड पे आपने देखी होगी, जी हाँ, मेरा मतलब रैम से मेमोरी से मुराद रैम है। आप लोग अपने कंप्यूटर में देखें तो उसके अंदर जो है वो 2 या 3 टाइप की रैम होती है, जिनसे मैं आगे जाके शेयर करूंगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि रैम का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो रैम जो है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। सेल्स का मतलब है इनमें डाटा स्टोर किया जाता है खानों में, उनको हम लोकेशन भी कहते हैं। ईच सेल स्टोर 1 बिट, यानी 0 या 1 की फॉर्म में। बिट हम कहते हैं बाइनरी डिजिट को, और एक सेल में 1 बाइट यानी 8 बिट का डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है, और हर सेल जो है उसका जो एड्रेस होता है वो यूनिक होता है। नेक्स्ट देखें इसका स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि रैम को हम लॉजिकली ऑर्गेनाइज करते हैं सेल्स पर। ये सेल्स हैं, ये जो हाईलाइट किया उसको सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और हर सेल में हम कितने बिट स्टोर करते हैं? 8 बिट का डाटा जो हम इसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये बिट इसमें 8 बिट स्टोर करने के लिए जो है ना इसमें 8 सेल बनाए गए हैं इसके अंदर। तो 8 सेल से मुराद 1 बाइट यानी 8 बिट जो है वो स्टोर किए जाते हैं। तो ये 0 1 2 3 एड्रेस को शो कर रहे हैं। हर सेल का एड्रेस यूनिक होता है ताकि प्रोसेसर आसानी के साथ हर सेल को एसेस कर सके, इसलिए इसका एड्रेस जो है वो यूनिक रखा गया। नेक्स्ट जो है इसकी मेमोरी 2 टाइप, वैसे तो मेमोरी के अंदर 3 टाइप्स हैं जो मैं आगे आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पर मैं इसकी 2 टर्म बता देता हूँ। एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें आपको पता है कि डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली लॉस हो जाता है जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं या उसको स्विच ऑफ करते हैं। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसमें डाटा आपका रिमेन सेव रहता है, बेशक आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी कर दें। तो पहली जो वोलेटाइल मेमोरी वो रैम की एग्जाम्पल है, और दूसरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो रोम की एग्जाम्पल है।
रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को बोलते हैं। रैंडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रीवियस मैंने आपको जो उसके सेल्स बताए थे, हर सेल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एड्रेस बनाया गया है और हर एड्रेस को आप जो है सेपरेटली रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रैंडम मीन्स ईच इंडिविजुअल बाइट ऑफ मेन मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली। ये वही पॉइंट है जो अभी मैंने आपसे शेयर किया। यूज टू स्टोर डाटा टेम्परेरी, इसमें डाटा टेम्परेरी तौर पर रखा जाता है। इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है कि उसमें डाटा ऑटोमेटिकली लॉस हो जाता है। ठीक है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सीपीयू, क्योंकि जितना बड़ा साइज रैम का होगा उतनी ज़्यादा स्पेस होगी, उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग की पावर बढ़ जाएगी। डाटा इन रैम इज मेजर्ड इन बाइट्स, ये पॉइंट याद रखना है, बाइट्स में मेजर किया जाता है। आगे इसकी टाइप्स हैं डी रैम, एस रैम और एम रैम। तो जो एम रैम है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होने वाली मेमोरी है। एम रैम जो है इसमें डाटा मैग्नेटिक फॉर्म में जो है वो रखा जाता है बजाय इलेक्ट्रिक फॉर्म में। लेस क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये कम पावर इस्तेमाल करती है। इसकी कैपेसिटी प्रीवियस जो थी एस रैम और डी रैम से ज़्यादा है, इसके एक्सेस टाइम भी ज़्यादा है और जो है इसमें पावर ज़्यादा देर तक जो है वो रहती है। उसके बाद मेमोरी मॉड्यूल की हम बात करें तो मेमोरी मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि जो आपने मदरबोर्ड देखा उस पर जो हम स्लॉट कह लें कि जिसमें हम रैम यानी फिजिकली जो मेमोरी या रैम जो है लगाते हैं उसको मेमोरी मॉड्यूल कहते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर स्मॉल सर्किट बोर्ड होता है जो मेमोरी चिप को होल्ड करता है। उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है SIMM, इसका मतलब है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, ये ओल्ड कंप्यूटर में इस्तेमाल होता था और इसमें 72 पिन्स होती थी और ये सपोर्ट करता था 32 बिट डाटे को। और जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है वो DIMM है, इसको हम डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स कहते हैं। ये फास्टर डाटा ट्रांसफर स्पीड है इसकी और ये 64 बिट डाटे को जो है वो सपोर्ट करता है ट्रांसफर की, और इसकी पिन्स की दाद भी 168 है। ठीक है, नोटबुक वगैरह और में इस तरह के कंप्यूटर में जो है ना जो लैपटॉप वगैरह आपने देखे उनमें स्मॉल आउटलाइन जो है वो डिम इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट रोम है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी की एक टाइप है, रीड ओनली मेमोरी। आपको पता है, आप बच्चों ने पहले अगर जिन बच्चों ने ICS किया हुआ है तो उनको इस रोम का पता होगा कि इंस्ट्रक्शन कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज या डिलीट, नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन रोम। ये चिप जो होती है रोम की, इस पर नई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी जाती। जो एक दफ़ा आपने इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम लिख दी है उसको दोबारा डिलीट या चेंज नहीं किया जा सकता। स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन परमानेंटली व्हेन पावर स्विच ऑफ, डाटा इंस्ट्रक्शन नॉट बी लॉस्ट, और इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसके आगे 3 टाइप्स हैं, PROM है, EPROM है और EEPROM है। PROM का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे मैंने बताया कि इसमें एक दफ़ा डाटा लिखा जाए तो इसको दोबारा चेंज या डिलीट नहीं किया जा सकता। EPROM जो है इसका मीनिंग है अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ, इसके नाम से जाहिर है कि इसमें डाटे को अरेज किया जा सकता है और दोबारा नया डाटा भी लिखा जा सकता है। और जो थर्ड मेमोरी है रोम की, उसका नाम है EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इसमें भी डाटे को अरेज भी किया जा सकता है और नया कॉपी भी किया जा सकता है। कैशे मेमोरी कंसेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैशे मेमोरी इसलिए बनाई गई है कि वेरी फर्स्ट टाइम जब डाटा प्राइमरी मेमोरी यानी रैम से प्रोसेसिंग के लिए CPU के पास आता है तो CPU जब उसको परफॉर्म कर लेता है तो उस डाटे का इंस्ट्रक्शन या कुछ हिस्सा जो है वो कैशे मेमोरी में डाल देता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब नई इंस्ट्रक्शन दोबारा वो मेन मेमोरी से फेच करता है एग्जीक्यूशन के लिए तो उस इंस्ट्रक्शन या डाटे को परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ें उसको चाहिए, अगर उसका रेलेवेंट मटेरियल जो है अगर कैशे मेमोरी में पड़ा हो तो वो उसको वहीं से रिट्राइव कर लेगा बजाय प्राइमरी मेमोरी तक जाने के। तो बेसिकली कैशे मेमोरी जो है वो स्पीड अप कर रही होती है डाटा ट्रांसफर। ठीक है, और कौन सा डाटा जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली, और मोस्ट रिसेंटली डाटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। तो बेसिकली जो कैशे मेमोरी है इसके 3 लेवल्स हैं, एक है लेवल 1 कैशे, एक है लेवल 2 और एक है लेवल 3। तो लेवल 1 का मतलब है ये वो कैशे है जो बिल्कुल प्रोसेसर चिप के ऊपर ही लगी हुई है, यानी प्रोसेसर के बिल्कुल साथ अटैच है, बिल्कुल क्लोज उसके। ठीक है, जितनी कैशे मेमोरी प्रोसेसर के बिल्कुल करीब होगी उसकी बेटा याद रखिएगा स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी कम होती है। इसमें डाटा कितना आ सकता है 8 KB से लेकर 128 KB का आ सकता है। ठीक है, लेकिन स्पीड कम होती है। लेवल 2 कैशे जो है वो थोड़ी सी जो है प्रोसेसर से दूर होती है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो मेमोरी जितनी प्रोसेसर क्लोज होगी उतनी प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा होगी। अब लेवल 2 की हम बात करें तो लेवल 2 जो है वो स्लो है L1 से, लेकिन उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, कहाँ तक कैपेसिटी है 64 KB से लेकर 16 MB तक।
और लेवल 3 कैशे थोड़ी और दूर है L1 और L2 कैशे से, इसलिए इसकी स्पीड जो है वो और कम है, लेकिन कैपेसिटी बढ़ गई है 8 MB से ऑनवर्ड हो गई जी। नेक्स्ट स्लाइड जो है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कंसेप्ट सबको पता ही है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी चिप बिल्ट इन मैनी डिवाइसेस, जैसे टैबलेट है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, डिजिटल कैमरा है, प्रिंटर और अदर डिवाइसेस में हम लोग फ्लैश मेमोरी को यूज़ करते हैं। डाटा इन स्मार्टफोन स्टोर इन फ्लैश मेमोरी, ये जो आपके इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। आप अपना डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें पोर्ट्स क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोर्ट्स का बेटा। इस टॉपिक के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंस में है, क्योंकि ये मैंने देखा है प्रीवियस जो आपके पेपर्स हैं उनमें ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। पोर्ट्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बोलते हैं, यानी हमने जितनी भी पैराफिरल डिवाइसेस अपनी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करनी होती है वो हम पोर्ट के थ्रू अटैच करते हैं, ठीक है। पैराफिरल डिवाइसेस मुराद LCD, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड या मुख्तलिफ किस्म की जो अदर डिवाइसेस हैं। डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट विद कंप्यूटर विद यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स। तो ईच पोर्ट ऑपरेट सर्टन स्पीड, हर जो पोर्ट होती है उसकी अपनी स्पीड होती है जिसके ऊपर वो काम परफॉर्म कर रही होती है, डाटा कंप्यूटर को दे रही होती है। तो स्पीड मेजर किलो बिट्स में भी मेजर कर सकते हैं, मेगा बिट्स में भी कर सकते हैं, गीगा बिट्स में भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। पोर्ट्स यूज डिफरेंट टाइप्स, मतलब मुख्तलिफ किस्म के हम उसमें जो है यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ पोर्ट्स में सबसे पहले आती है बेटा सीरियल पोर्ट। ये वो टाइप ऑफ पोर्ट है जो पुरानी है, बहुत ओल्ड है, शुरू के कंप्यूटर में इस्तेमाल होती थी और उसमें एक वक्त में एक बिट ट्रांसफ़र किया जा सकता था। इसको सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट भी कहा जाता था। इसकी स्पीड सिर्फ 115 किलो बिट पर सेकंड के हिसाब से जो है ये बनाई गई थी। उसके बाद फिर इसमें एक और पोर्ट बनाई गई, पैरेलल पोर्ट। ये जो पोर्ट थी ये कंपैरेटिवली सीरियल पोर्ट के मुकाबले में डाटा ज़्यादा सेंड करती थी, ज़्यादा ट्रांसफ़र स्पीड थी। अ टाइप ऑफ इंटरफेस दैट मैनी बिट्स ट्रांसफर एट वन टाइम, प्रिंटर एंड कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन विद ईच अदर थ्रू पैरेलल पोर्ट्स। यानी प्रिंटर और कंप्यूटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, यानी कंप्यूटर जो कमांड भेजता है पेज प्रिंट करने की, वो जो है पैरेलल पोर्ट के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट होती है प्रिंटर के साथ, ठीक है। और इसकी स्पीड थी 12 Mbps। नेक्स्ट जो है USB, ये बड़ी कॉमन जो है पोर्ट है। आप लोग जितने बच्चे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो USB पोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी अब डिवाइसेस आ रही हैं, यानी 127 डिवाइसेस जो हैं वो हम USB पोर्ट के ऊपर अटैच करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं डिवाइसेस हैं जो USB को एज अ पावर सप्लाई के तौर पे यूज़ करती हैं। जैसे हम लोग जो है वो मसलन आपके पास अगर मोबाइल है तो आप मोबाइल अपने लैपटॉप के साथ USB पोर्ट पे लगाएंगे तो बेसिकली उसमें आपका जो है बैटरी चार्ज शुरू हो जाएगी, तो ये पावर सप्लाई के तौर पे काम करती है। एप्पल जो है प्रीवियस कीजिएगा ज़रा, इसमें जो है USB एक पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। हॉट स्वैपिंग क्या होती है और एक प्लग एंड प्ले, ये दो थोड़े से कंसेप्ट हैं। हॉट स्वैपिंग ये होती है बेटा कि आप अपने कंप्यूटर को, आपका कंप्यूटर काम कर रहा है, आपने फ्लैश लगाई और आपने फ्लैश को उसमें से डाटा कॉपी कर लिया, उसके बाद आपने कंप्यूटर को बगैर शट डाउन किए फ्लैश अपनी जो है वो वहाँ से आउट कर ली। तो इसका मतलब हॉट स्वैपिंग ये है कि डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट हो सकती हैं या डिस्कनेक्ट हो सकती हैं विदाउट शट डाउन द कंप्यूटर। और PNP का मतलब है प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर के साथ कोई भी डिवाइस अटैच करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट हो जाती है और कॉन्फ़िगर हो जाती है और वो चीज़ ओपन हो जाती है USB पोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्ट है थंडरबोल्ट पोर्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में ये भी इंटेल की तरफ से बनाई गई थी, फास्टेस्ट है और ये इसकी स्पीड, असल में अब जितनी बात हमारी होगी आगे वो मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा कि अब पोर्ट्स की हम स्पीड के ऊपर ज़्यादा जो है फोकस करेंगे, क्योंकि मकसद पोर्ट्स बनाने का उसकी डिवाइसेस की स्पीड इंक्रीज हो जाए, इसलिए इतनी सारी पोर्ट्स बनाई गई हैं। तो इसकी स्पीड 10 GB तक है, ये 6 डिफरेंट पैराफिरल डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। अब जो नई बनाई गई थी उसका नाम थंडरबोल्ट 2 है और इसमें जो स्पीड है 12 GB तक है। इसके बाद जो नई पोर्ट आई है वो HDMI है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है, इसका एब्रीवेशन है। ये डिजिटल पोर्ट है, ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को सपोर्ट करती है। जितने भी मल्टीमीडिया डिवाइसेस होती हैं वो हम इस पोर्ट पे अटैच करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फायरवायर पोर्ट है, ये IEEE की इदारा है, ठीक है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट का इदारा है जो ये पोर्ट्स बनाता है, उनका एक स्टैंडर्ड है जो ये पोर्ट बनाई गई उस स्टैंडर्ड पे बनाई गई है, 1394 पे ये बनाई गई है, ठीक है। और इसको जो है रिलीज़ किया गया था 1995 में और ये भी स्वैपिंग, हॉट स्वैपिंग को और जो है वो
उसको सपोर्ट करती है और स्वैपिंग को, और इसमें 63 डिफरेंट डिवाइसेस अटैच की जा सकती हैं। फिर ई साटा पोर्ट है, ठीक है। ई साटा स्टैंड फॉर एक्सटर्नल सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल साटा हार्ड डिस्क टू कंप्यूटर्स। ये बेसिकली ये पोर्ट स्पेसिफिक जो है कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क को जो है कनेक्ट करने के लिए बनाई गई है। 6 टाइम फास्टर इसका थोड़ा सा एक एडवांटेज यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि इसकी स्पीड जो है डाटा ट्रांसफर करने की 6 टाइम ज़्यादा है किसके मुकाबले में जो यूएसबी या फायरवायर पोर्ट के थ्रू आप अगर अपनी हार्ड डिस्क इन पोर्ट्स के थ्रू अटैच करें, उसके मुकाबले में जो ई साटा पोर्ट है इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, 6 टाइम ज़्यादा। उसके बाद इथरनेट पोर्ट है। इथरनेट पोर्ट को हम यूज़ करते हैं नेट वगैरह यूज़ करने के लिए, लैन बनाने के लिए, और इसकी स्पीड जो है वो 10 Mbps तक सपोर्ट करती है। नेक्स्ट जो है प्रीवियस फास्ट इथरनेट जो आजकल आया है वो 100 MB तक सपोर्ट कर रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जो 1 गीगा तक भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद ऑडियो पोर्ट है, ज़ाहिर है स्पीकर वगैरह हेडफोन लगाने के लिए आपको पता है कंप्यूटर पे ऑडियो पोर्ट बनी होती है जिस पर हम स्पीकर, माइक्रोफोन और जो है हेडफोन वगैरह लगाते हैं। अदर पोर्ट्स में MIDI पोर्ट्स हैं, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पोर्ट होती है। SCI पोर्ट है, ये स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस को सपोर्ट करती है। IRDA पोर्ट इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन को सपोर्ट करती है, और ब्लूटूथ पोर्ट है। तो नेक्स्ट ये मैंने जो है स्लाइड्स में मुख्तलिफ ये सारी पोर्ट्स हैं उनके इंटरफेस दिखाए हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये रिवीजन कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी और आपको हेल्पफुल साबित होगी।